friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. In today's video, we are gonna learn about supply and demand zone. कि हम आज की वीडियो में सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में लर्न करेंगे. देखो, आपने अगर मेरा ट्रेडिंग स्टाइल देखा होगा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करती हूँ. मैं हमेशा बताती हूँ कि ये लेवल टूटा तो मार्केट यहाँ तक जाएगी, या ये लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आएगी. आई ऑलवेज बिलीव इन लेवल्स. एंड वन थिंग आई विल वांट टू ऐड इज दैट कि सप्लाई एंड डिमांड और जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं ना, वो एक आपके ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मतलब अगर आपने एक बार लेवल लगाने सीख लिया, आपको ये समझ आ गया कि कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट एक जगह रुक सकती है, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ब्रेकआउट में मार्केट एक मूवमेंट दे सकती है. अगर आपने सप्लाई एंड डिमांड जोन इंपॉर्टेंट लेवल लगाने सीख लिए ना, ट्रस्ट मी, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी. आज की वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे. नंबर 1, व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन? सप्लाई एंड डिमांड जोन होती क्या है? नंबर 2, व्हाई सप्लाई एंड डिमांड जोन आर इंपॉर्टेंट? नंबर 3, हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन? नंबर 4, हाउ सप्लाई एंड डिमांड जोन इज डिफरेंट फ्रॉम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. क्योंकि हम सप्लाई एंड डिमांड जोन की भी बात करते हैं, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? नंबर 5, हाउ टू टेक अ ट्रेड विद सप्लाई एंड डिमांड. तो बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ. तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड. सप्लाई एंड डिमांड होते क्या है? देखो, एक चीज आप लोग मानोगे, हम जो स्टॉक मार्केट के रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो हम ट्रेडर्स हैं, हमारी वॉल्यूम एक लिमिटेड वॉल्यूम होती है. अगर हम बड़े से बड़ा भी ट्रेडर होगा 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की ट्रेडिंग कर लेगा, बट उसकी वॉल्यूम एक लिमिटेड वॉल्यूम होती है. बट जब हम बात करते हैं बिग प्लेयर्स की, बिग प्लेयर्स लाइक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की, FIS की, DIIs की, बैंकर्स की, जब वो ट्रेडिंग करते हैं, दे हैव अ ह्यूज वॉल्यूम. मतलब उनकी जब ट्रेडिंग होती है वो 500-600 करोड़ ऐसे मनी में होती है. मतलब उनकी जो ट्रेडिंग होती है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग होती है. तो who have more power to move the market? Obviously institutional player, क्योंकि they have the big money and they have the volume and they can create the volume to move the stock market. तो वही institutional player क्या करते हैं? अब एक institutional player ऐसा तो होगा नहीं कि वो सिस्टम पे बैठा होगा और देखेगा मार्केट को ट्रेड करेगा. नहीं, उनका ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है कि मान लो जैसे अभी आज रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जो निफ्टी बैंक निफ्टी की एग्जाम्पल लेते हैं. निफ्टी 23,500 ब्रेक नहीं कर पा रहा है और बैंक निफ्टी 50,000 ब्रेक नहीं कर पा रहा है. जैसे ही निफ्टी 23,500 के आसपास आता है, हमें एक अच्छी खासी सेलिंग मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है. और जैसे बैंक निफ्टी 50,000 या 50,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करती है, हमें अच्छी खासी सेलिंग मिलती है, मार्केट नीचे आ जाती है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं, जो बिग प्लेयर होते हैं, वो कैसे ट्रेडिंग करते हैं. वो क्या करते हैं, मान लो उन्होंने देख लिया कि 23,500 पे अच्छी खासी हमें अपनी सेल करना है, कि जब भी निफ्टी 23,500 के आसपास आएगी हमें यहाँ से निफ्टी को सेल करना है. तो वो क्या करेंगे, वो एक गो में कभी भी अपनी उसको नहीं लगाएंगे पूरी वॉल्यूम को. उनको पता है कि अगर वो एक गो में वॉल्यूम लगाएंगे तो मार्केट क्रैश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाएगी. हाउ दे विल प्ले, और उनको भी इसमें नुकसान होगा कि उनको स्लिपेज बहुत मिलेगी. और हो सकता है क्योंकि उस टाइम बायर्स ना हो इतने 23,500 पे, अगर उन्हें सेलिंग लगाई तो उसमें बायर्स ना हो तो उनको स्लिपेज मिलेगी. तो हाउ दे विल प्ले, व्हाट दे विल प्ले, 23,500 पे आए, दे विल सेल फ्यू पार्ट. उसके बाद कुछ और पार्ट को 23,500 के आसपास जिस भी लेवल उन्होंने सेलिंग लगानी है वो बाकी के ऑर्डर लगा देंगे. फिर मार्केट जब उस लेवल पे जाएगी फिर वहाँ से सेलिंग आएगी. फिर जब निफ्टी मार्केट उस लेवल पे जाएगी वहाँ से सेलिंग आएगी. तो उस लेवल के ऊपर जब तक उनको वहाँ पे सेलिंग करनी है वो अपने ऑर्डर बार बार पुट करते जाएगी कि जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आए हमें एक अच्छे हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, और जैसे उनके सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे मार्केट नीचे गिर जाएगी. तो वही होती है सप्लाई एंड डिमांड जोन की, जहां पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की बाइंग और सेलिंग लगी हुई है, जहां पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने अपने ऑर्डर्स लगाए हुए कि इस लेवल पे अगर मार्केट आएगी तो मार्केट उठेगी, और इस मतलब हमारे बाय ऑर्डर लग जाएंगे, मतलब डिमांड आ जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी. और ये लेवल है, अगर यहाँ पे मार्केट आ गई तो यहाँ से हमारे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और मार्केट नीचे गिर जाएगी. मतलब सेल ऑर्डर होंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगी. जब हम ये लेवल्स समझ जाते हैं, ट्रेड समझ जाते हैं, कैंडल स्टिक से समझ जाते हैं कि हाँ इस
लेवल से बार बार सेलिंग आ रही है, इसका मतलब इस लेवल पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की सेलिंग लगी है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई लॉन्ग पोजीशन होगी तो हम वहां जाकर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। बेसिकली इन शॉर्टकट हम सप्लाई एंड डिमांड जोन से इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की चाल समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अपने वो प्रॉफिट बुक करेंगे या कौन सी ऐसी जगह है यहाँ से वो फ्रेश बाइंग करें। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई सप्लाई एंड डिमांड जोन है इंपॉर्टेंट। सप्लाई एंड डिमांड जोन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, अगर आप लॉन्ग हो, आप अच्छा खासा ओके, जब हम ट्रेड करते हैं हमारा बेसिकली तीन चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। जब भी हम ट्रेड में एंटर करें, हमारी एंट्री पॉइंट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है। सपोज आपको पता है आपने लॉन्ग लेना है, आपको पता है कि 22,300 पे बार बार सेलिंग आ रही है, बट आपको पता है कि 23,300 टूटेगा तो मुझे लॉन्ग लेना है, तो आप आराम से वेट करोगे। जैसे 23,000 आपको एक लेवल समझ आ गया कि यहाँ पे एक बाइंग सेलिंग लगी है, बट अब ये लेवल टूट गया, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन शुरू हो गई है, इसका मतलब उनके जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर की सेलिंग ऑर्डर है वो खत्म हो गए, तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा बूम ले सकती है। जब जैसे ही अब 23,300 टूटेगा आपने लॉन्ग ले लिया, ठीक है। अब आपको अब टारगेट डिसाइड करना है। टारगेट कैसे डिसाइड करोगे? आप आगे देखोगे कि कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे पहले से बाइंग आई थी या सेलिंग आई थी, और कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट ने प्रेशर दिखाया था, मतलब कौन सा ऐसा लेवल था जिस लेवल से इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने पहले सेलिंग लगाई थी, तो वो आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है? जैसे आपको पता है कि 23,300 आपका एक लेवल था जिसके ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया, तो 23,300 के मार्क नीचे जब तक नहीं आएगी मार्केट, यू विल वेट फॉर योर स्टॉप लॉस। तो विद द हेल्प ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन, अगर आपके पास एक ब्लैंक चार्ट होगा, आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपको एंटर कब करना है, आपको ये नहीं समझ आएगा आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको ये नहीं समझ आएगा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो जब आप सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क कर लोगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लोगे, तो आपको चार्ट बहुत ईजिली समझ आने लग जाएगा कि हाँ कौन से लेवल के ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लेना है। अगर आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया तो आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए, कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे सेलिंग लगी हुई है। अगर आप नीचे आ रही है मार्केट तो कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से फ्रेश बाइंग मिल सकती है, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो पहले दो क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू मार्क सप्लाई एंड डिमांड जोन ऑन द चार्ट, कि आप जब सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करते हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फॉर दैट आई टेक यू टू द चार्ट, क्योंकि वो चार्ट्स पे ही इजीली समझ आएंगे। हमको मैं चार्ट पे ले जाती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि बाकी तीन जो क्वेश्चन है, बाकी बचे हुए तीन क्वेश्चन के आपको जो आंसर मिलेंगे वो चार्ट पे मिलेंगे। सो लेट्स गो टू द चार्ट एंड अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। जब भी हम सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करते हैं, हम तीन तरीकों से मार्क कर सकते हैं, तीन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं मार्क करने के लिए। नंबर 1, मोमेंटम। आपको क्या देखना है? आपको एक ऐसे लेवल देखना है जहां से मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम बाइंग दिखाई हो या एक मोमेंटम सेलिंग दिखाई हो। वो आप कैसे देख सकते हो? कोई ऐसा लेवल जहां से 3 से 4 कंटिन्यू सेल साइड ऑप्शन कैंडल्स बन गई हो, या 3 से 4 कंटिन्यू बाइंग सॉलिड ग्रीन कैंडल बन गई हो, तो वो एक ऐसा लेवल है जहां से एक मोमेंटम सेलिंग या मोमेंटम बाइंग मिली है। जैसे मैं ये एग्जांपल दिखा, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोमेंटम बाइंग आई फिर दिस लेवल 48,523 से, क्योंकि यू कैन सी दैट वी हैव सीन 3 सॉलिड अपसाइड कैंडल। तो अब यहाँ पे एक हमारा जो लेवल था, यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग मिली, ऊपर से यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग मिली, तो यहाँ पे ये जो हमारा एक सप्लाई मतलब डिमांड जोन बन जाएगा, और यहाँ पे हम एक सप्लाई जोन बनाएंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं देखूंगी कौन से लेवल से बाइंग मिली, कौन सी कैंडल से बाइंग मिली, 1145 की कैंडल से। तो मैं 1145 की कैंडल पे लो पे एक लाइन खींचूंगी, और नीचे ये देखूंगी कि उससे पहले कौन सा एक लो बनाया था मार्केट ने, यहाँ से मार्केट को बाइंग मिली, तो ये लो जो बना था वो ये बना था 48,529। तो मैं ये 1145 की कैंडल के लो से 1115 की कैंडल के 1145 की कैंडल के क्लोजिंग से 1115 की कैंडल के लो तक एक जोन बना दूंगी। ये मेरी बन जाएगी डिमांड जोन। मतलब जब भी दोबारा मार्केट यहाँ से आएगी और वी कैन सी सम बाइंग फ्रॉम दिस लेवल, आप देख सकते हो दोबारा जब मार्केट यहाँ से आई बैंक निफ्टी, उसी दिन सेम डे 245 पे, और हमें यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग मिली। उसके बाद नेक्स्ट डे भी जब निफ्टी यहाँ से आई फ्राइडे को, इस लेवल को ऑलमोस्ट टच नहीं किया, उसके लेवल के थोड़े से पहले से ही बैंक निफ्टी को एक बाइंग मिल गई। अब ये जो है
ये मेरे लिए मोमेंटम बाइंग नहीं है, क्योंकि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ये मेरे लिए मोमेंटम बाइंग है। मोमेंटम बाइंग मेरे लिए ये है क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट ने बुल रन दिखाया। ठीक है, तो पहला तरीका हो गया आपको मोमेंटम कैंडल्स ढूंढने की, कौन सी ऐसी कैंडल्स है जहाँ से मोमेंटम मिला है, मतलब 2-3 अच्छी खासी बुल रन या बियर रन की कैंडल मिली है। जैसे यहाँ पे हम कोई और एग्जांपल देखते हैं तो ये हमारे लिए मोमेंटम कैंडल है, यहाँ पे हमारी एक जोन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा उसे मोमेंटम सेलिंग मिली है। नीचे से अगर हम देखें तो ये नहीं है, दिस वॉन्ट बी अ मोमेंटम कैंडल, क्योंकि ये बहुत, यू कैन से दैट बहुत ढीली ढीली सी कैंडल है। मोमेंटम कैंडल लाइक दिस कैंडल, तो ये मेरे लिए कोई भी जोन नहीं बनेगी। हाँ, ये मेरे लिए जोन बनेगी क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम सेलिंग मिली है। दूसरा तरीका होता है टू फाइंड द कंसोलिडेशन जोन। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा, ऐसी कौन से लेवल्स है जो मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है। तो उसके लिए आप देखोगे कोई कंसोलिडेशन जोन कैसी है। तो जैसे अभी हम एग्जाम्पल फ्राइडे की एग्जाम्पल लेते हैं। फ्राइडे को मार्केट की ये सारी की सारी मेरे लिए कंसोलिडेशन जोन है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो ये मेरे लिए पूरी की पूरी एक जोन बन जाएगी 50,028 टू लेके 49,949। तो ये मेरे लिए एक जोन हो जाएगी। अब मार्केट अगर मंडे को मतलब मार्केट अगर नेक्स्ट डे इसके ऊपर खुलती है तो ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन हो जाएगी कि यहाँ से ये अब हम अगले दिन देखेंगे कि मार्केट कहाँ खुलती है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो ये मेरे लिए एक डिमांड जोन हो जाएगी कि यहाँ से इस लेवल से हो सकता है डिमांड मिले, और मार्केट अगर इसके नीचे खुलती है तो एक सप्लाई जोन हो जाएगी। बट एज फॉर दैट दिस विल बी अ कंसोलिडेशन जोन, और इसको मैं एक सप्लाई एंड डिमांड जोन के तौर पर मार्क जरूर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत देर तक कंसोलिडेट किया था और ये मेरे लिए जोन है। अगर इसके बीच में मार्केट रही, बैंक निफ्टी रही, तो वो मेरे लिए कंसोलिडेशन है, नो ट्रेड जोन है। बट अगर इसके नीचे खुला तो ये मेरे लिए सप्लाई जोन है, और अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे खुलता है तो मेरे लिए डिमांड जोन है। ठीक है, अब तीसरा तरीका है सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करने का, टू ट्राई टू फाइंड द बिग कैंडल्स। बिग कैंडल्स मतलब कोई ऐसी कैंडल जहां से एकदम से तगड़ा सा प्रेशर मिला हो, अच्छी खासी मूवमेंट मिली हो। ट्राई टू फाइंड द बिग कैंडल। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, दिस वॉज अ बिग कैंडल, दिस वॉज अ बिग कैंडल। ठीक है, दिस वॉज अ बिग कैंडल। और कोई देखते हैं, नहीं, दिस वॉज अ बिग कैंडल। उसके बाद तो आगे कोई इतनी बिग कैंडल नहीं है। ठीक है, दिस वॉज अ बिग कैंडल। उसके बाद दिस वॉज अ बिग कैंडल। उसके बाद दिस वॉज अ बिग कैंडल, दिस वॉज अ बिग कैंडल। टू ट्राई टू फाइंड आउट द बिग कैंडल जहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट को एक बाइंग या सेलिंग में, जैसे ये एक बिग कैंडल है तो यहाँ पे मेरी एक जोन बनेगी, क्योंकि इस कैंडल से यहाँ से क्या करूँगी, प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से लेके प्रीवियस कैंडल की लो तक मैं एक जोन बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा से बाइंग मिली है। ये मेरे लिए बिग कैंडल है, तो मैं क्या करूँगी, इसके लो से एक जोन बनाऊंगी। ठीक है, पहले तो एक लो है ही जोन, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड करके इसके लो तक आऊँगी। अब ये मेरे लिए इतनी बिग कैंडल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बिग कैंडल, दिस वॉज नॉट अ बिग कैंडल, दिस वॉज अ बिग कैंडल, कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मिली, तो इसके लो पे मेरे लिए एक जोन बनेगी। ठीक है, अब इसके लो में मेरे पास यहाँ पे नीचे विक नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक लेवल ही बनेगा। ठीक है, अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बिग कैंडल था, तो आप यहाँ से इसके हाई पे क्लोजिंग से लेके हाई तक आप एक जोन बनाओगे। तीसरा तरीका है, यू हैव टू ट्राई टू आइडेंटिफाई द बिग कैंडल्स। यहाँ पे भी बिग कैंडल्स होती है, जहाँ पे बिग कैंडल्स का मतलब है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रेशर मिला, अच्छा खासा बाइंग और सेलिंग मिली, तो वो हमारे लिए डिमांड एंड सप्लाई जोन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बिग प्लेयर्स ने एक अच्छी खासी बाइंग और सेलिंग लगाई है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उस बिग कैंडल के क्लोजिंग से लेके बिग कैंडल के लो तक या बिग कैंडल के हाई तक यू विल मार्क एट अ सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड जोन को समझने में, मार्क करने में टाइम लगता है, तो उसको प्रैक्टिस करो, महीनों की प्रैक्टिस होती है, तब जाके हमें समझ आते हैं कि कौन से लेवल परफेक्टली मार्केट में काम करते हैं। तो अब तो ये तो समझ आ गया, तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, हाउ टू मार्क अ सप्लाई एंड डिमांड जोन। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, विच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड जोन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज लेवल। सपोज आपने यहाँ पे एक मोमेंटम दिखा, आपने बोला कि यहाँ पे आप जो सप्लाई एंड डिमांड जोन ना बना के आपने इस कैंडल के लो को, ये जो कैंडल है 11:15 के कैंडल के लो को एक लेवल बना दिया। ये हमारी, आपने सोचा कि यहाँ से 11:15 की कैंडल का लो था 48,531, और यहाँ से इस लो को टच करके मार्केट ने एक मोमेंटम, एक अच्छी खासी मूवमेंट दे दिया ऊपर का, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल हो गया। आपने यहाँ जोन नहीं बनाई, आपने सपोर्ट लेवल बना दिया, विच वॉज 48,531 का।
अब जब मार्केट नीचे आई उसने नीचे आके लो बनाया 48,545 का और वहाँ से पुल बैक लेगी। आपने एक लेवल लगा दिया, आपने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दी और वहाँ से एक मार्केट, उससे पहले मार्केट एक पुल बैक लेगी। आप वेट करते रह गए 48,531 का, बट निफ्टी बैंक निफ्टी 48,545 का लो बना के चलेगी और आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, बट इंस्टेड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप 1245 की कैंडल के क्लोजिंग से लेके 1245 कैंडल के क्लोजिंग से लेके आप 1215 की कैंडल के लो तक एक जोन बना देते इंस्टेड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप क्या होता है कि आपका जो जोन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती 48,549 से 48,531 तक। अब आप क्या करते, आपको पता होता है कि आपको इस लेवल से आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी है या अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना शुरू कर देना है, क्योंकि ये पूरी जोन में कहीं से भी सेलिंग बाइंग आ सकती है, कहीं से भी बिग प्लेयर्स अपनी बाइंग लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते इंस्टेड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप सिर्फ एक लेवल मार्क करते तो आप उस लेवल का वेट करते रह जाते, हो सकता है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर उससे थोड़ा सा पहले अपनी बाइंग लगा के मार्केट की मूवमेंट चेंज कर देते। फिफ्थ क्वेश्चन, अब लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन जिसका आपको होता है कि हाउ टू ट्रेड, व्हाट इज द टू वे टू ट्रेड विद द सप्लाई एंड डिमांड जोन एंड व्हाट इज द वे टू ट्रेड विद द सप्लाई एंड डिमांड जोन। देखो, जब भी आप सप्लाई एंड डिमांड जोन से ट्रेड करते हो ना, आप दो तरीकों से ट्रेड कर सकते हो। नंबर 1 रिवर्सल, ठीक है, नंबर 1 रिवर्सल और नंबर 2 ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। व्हाट आई मीन बाय रिवर्सल इज दैट, सपोज आपने कोई लेवल मार्क किया, ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दिया ये वाला, कि ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट को नीचे का मूवमेंट मिला, ठीक है, आपने ये लेवल मार्क कर दिया। अब आप दो तरीकों से ट्रेड कर सकते हो। नंबर 1 रिवर्सल, कि जब भी प्राइस इस लेवल से जाए, टच करे और यहाँ से एक रिवर्सल मिले, रिवर्सल मतलब एक रिवर्सल मिले, यहाँ से एक फ्रेश सेलिंग मिले, आपको एक सिग्नल मिले कि एक कैंडल क्लोजिंग दे रही है या कोई ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा है जो आपको बेरिश मोमेंटम का सिग्नल दे रहा है, बेरिश इंक्लिफिंग या डोजी कैंडल या इवनिंग स्टार, कुछ ऐसा आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से एक सिग्नल मिल रहा है कि हाँ यहाँ से एक नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड। आप इस लेवल के ऊपर वाले लेवल का स्टॉप लॉस लगा के अपना एक शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल, कि व्हेन द प्राइस कम्स एंड टचेज द लेवल एंड यू गेट अ, मतलब रिवर्सल मतलब आपको एक फ्रेश सेलिंग मिल रही है और आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न या कोई ऐसे सिग्नल मिल रहा है जिसका आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ से एक शॉर्ट साइड मूवमेंट आ सकता है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू द फ्रेश सेलिंग, आप फ्रेश सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। सब सेम वे, अगर आपको नीचे कोई लेवल मिला, सपोज आपने ये लेवल मार्क किया नीचे की, यहाँ से एक अच्छा खासा आपके पास जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब जब भी प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे इसको टच करेगा और यहाँ से जैसे ही इसको फ्रेश बाइंग मिलेगी, एक रिवर्सल मिलेगा, तो यू कैन स्टार्ट इनिशिएट द लॉन्ग ट्रेड। यहाँ पे भी आपको एक फ्रेश आपको लगेगा कि यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग मिल रही है, प्रेशर मिल रहा है, मार्केट ऊपर जा सकती है, तो आप एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। तो ये होता है रिवर्सल तरीका। रिवर्सल मतलब कि जो भी आपकी डिमांड एंड सप्लाई जोन है, जब मार्केट उसको टच कर रही है और वहाँ से आपको एक फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग मिल रही है, वहाँ पे आप एक अपना शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में क्या होता है, मान लो सपोज मार्केट इस लेवल पे, इस लेवल के ऊपर गई और इस लेवल को तोड़ गई, एक अच्छी खासी ब्रेकआउट में एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग विद वॉल्यूम। अगर वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग विद वॉल्यूम नहीं है तो वो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग विद वॉल्यूम के साथ अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ गई, उसके ऊपर क्लोजिंग दे गई और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने आपको एक बुलिश मोमेंटम का सिग्नल दे दिया, तो आप ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो, कि उसके ऊपर आप ले सकते हो कि आपने यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड लिया और उसके ऊपर जो भी नेक्स्ट लेवल है उसके टारगेट के लिए यू कैन टेक अ ट्रेड, ठीक है। शॉर्ट साइड भी मत सपोज कि आपने देखा कि यहाँ से एक मार्केट नीचे की साइड क्लोजिंग दे दी विद स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग विद वॉल्यूम आपको मिल गया है और ब्रेकडाउन मिल गया है, अच्छा खासा नेक्स्ट कैंडल ने भी उसका लो तोड़ दिया, एक सिग्नल मिल गया कि येस मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, तो यहाँ से भी आप शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो फॉर द नेक्स्ट टारगेट। तो सप्लाई या डिमांड जोन से ट्रेड करने का दो ही तरीके होते हैं, वन इज रिवर्सल और दूसरा इज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग
विद वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। और रिवर्सल में भी एक कैंडल को रिवर्सल सिग्नल देने देना, मतलब आपको एक शॉर्ट साइड एक कैंडल क्लोजिंग देने देना और दूसरी कैंडल की कंफर्मेशन का ज़रूर वेट करना, नहीं तो कई बार आपके फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स रिवर्सल हो सकते हैं। तो गाइज दिस इज अबाउट द सप्लाई एंड डिमांड जोन। आई गेव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन की क्या होती है सप्लाई एंड डिमांड जोन, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे मार्क करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सप्लाई एंड डिमांड जोन में क्या फ़र्क है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन के साथ ट्रेड करना चाहते हो। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और व्हाट्सअप। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।